हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। हम कर रहे थे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। हमारा एक नया यूनिट चल रही थी और यूनिट थी गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंदर आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी। आपको बताया था कि गवर्नेंस के 3 पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। गवर्नेंस को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है। एक है लेजिस्लेचर, यानी जो हमारे लिए लॉ बनाती है, कानून बनाती है, अमेंडमेंट करती है टाइम टू टाइम। दूसरी है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी वो जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। और तीसरी है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका, यानी कि इंश्योर करती है कि सारा कुछ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, सारा कुछ संविधान के हिसाब से ही चल रहा है। इस चीज को इंश्योर करती है हमारी जुडिशरी। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी जुडिशरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कैसे ये काम करते हैं, क्या है ये। तो सबसे पहले देखिए, सब कुछ जो सिस्टम चल रहा है, सारा सिस्टम संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, अकॉर्डिंग टू लॉ चले। इसके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना जरूरी था जो ये सबको इंश्योर करे कि सब ठीक चल रहा है। तो इसके लिए बनाया गया है जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी। जुडिशरी वैसे तो पहले भी थी, अलग अलग टाइम से। लॉर्ड हैसिंगटन ने बनाई थी, 1861 से चली आ रही है। लेकिन जो आजाद भारत की इंडिपेंडेंट इंडिया की जो जुडिशरी है वो 1950 से काम कर रही है। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जुडिशरी के बारे में वो क्या है? वो ये है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? फ्री होने का मतलब क्या है? इस पर किसी और एजेंसी का दबाव नहीं है। जैसे हमारे देश में जो कंट्रोल है हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पर, वो है लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव के थ्रू। देखिए क्या होती है, जो मंत्री लोग हैं, वो जो मंत्री लोग हैं वो किसका पार्ट होते हैं? जो मंत्री हैं अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, होम मिनिस्टर हैं, कोई भी मिनिस्टर है, वो होते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, दोनों की तरह काम करते हैं। मतलब ये है जो पूरे सिस्टम पर कंट्रोल रखते हैं। ये कहेंगे वहां पर पुलिस जाएगी, वहां पर सब कुछ होगा। लेकिन जो जुडिशरी है उन पर इनका कंट्रोल नहीं होता। ये एक इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि बाहर अकेले में घूम रही है या फिर बाहर ये फ्री है, इसको जेल नहीं हुई। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इसके काम में, जुडिशरी के किसी भी काम में जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये बात कही है इन्होंने कि जुडिशरी के किसी भी काम में ये इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है। इस टाइप से जुडिशरी बनती है फ्री। मतलब जुडिशरी काम करेगी, अपना काम ढंग से करे। ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि इसको कोई कहे ना, क्योंकि जुडिशरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ चले, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हो रहा है, सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे इसका वॉयलेशन हो रहा है, तो उसको इनवैलिड करना, ठीक है, ये काम है जुडिशरी का। तो इसके लिए जरूरी है ये हो इंडिपेंडेंट हो, ये प्रेशर फ्री हो, ये फियर फ्री हो, ये इंडिपेंडेंट हो, ये प्रेशर फ्री हो। किसका प्रेशर? इनका। ये फियर फ्री हो, मतलब इनको डर ना हो कि अगर हमने ये फैसला दे दिया तो क्या होगा। तो ये सब चीजें जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जरूरी है। मतलब इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट जरूरी है ताकि ये अपने फैसले ढंग से ले सके, सही ले सके। ठीक है। अब जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब ये होगी कैसे? कैसे बात इंश्योर होती है?
तो देखिए इसके लिए भी है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट कैसे होती है। सबसे पहले तो जो जजेस की सैलरीज हैं, इनको मिलने वाले जो अलाउंसेस हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, इनमें सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेज में पार्लियामेंट कोई भी कमी नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं कि जज ने कोई फैसला सुना दिया, सरकार को वो पसंद नहीं आया, इन्होंने इसकी तनख्वाह कम कर दी, लो आप तो इनकी सैलरी कम है, या इनको वो अलाउंस नहीं मिलेगा, या हमने इनका घर ले लिया, आप लोग एक छोटे घर में रहो। ऐसा सरकार नहीं कर सकती। ये चीज इंश्योर करता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट डिसीजन लेते वक्त ये डरे ना कि अगर हमारा डिसीजन सरकार को या किसी और को पसंद नहीं आया तो हम क्या करेंगे। इस फियर से वो फ्री हो जाए, वो इस प्रेशर से वो फ्री हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, इनका जो टेन्योर है, इनका जो टेन्योर है वो फिक्स होता है 65 इयर्स की एज तक, उससे पहले इनको नहीं हटा सकते। ठीक है। तीसरी बात क्या है, कंटेम्प्ट की पावर इनके पास, कोर्ट के कंटेम्प्ट की पावर। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई भी इंडिविजुअल, कोई ग्रुप, कोई स्टेट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उसको मानने से मना नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट के फैसले को मानने से मना करता है तो वो एक क्राइम माना जाएगा, वो कंटेम्पशन ऑफ कोर्ट माना जाएगा, न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं करता। ये इस चीज को इंश्योर करती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले ले सकता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट इसी के अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट को, किसी भी फैसले को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, मतलब इसकी आलोचना नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये तो ठीक नहीं आया, ये तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा, कंटेम्पशन होगा, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। तो अगर कोई ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ भी केस चला सकता है। ठीक है। तो ये चीजें इंश्योर करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिना डरे, बिना ये सोचे कि मेरे फैसले का कोई तो क्रिटिसिज्म कर देगा, मेरे फैसले की कोई बुराई करेगा, तो ये चीजें सोचे बिना सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले दे सकता है। ठीक है। अब आपने आगे देखते आगे क्या है और क्या है। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी फिक्स होती है, कैसे तरीके से करनी है, अपने आगे बढ़ेंगे। इनको हटाना है, इनका जो रिमूवल है, इनका रिमूवल भी फिक्स होता है। ये नहीं भी ऐसे हटा देंगे, एक प्रोसेस है जिससे ये इंश्योर होते हैं। अब इनकी अपॉइंटमेंट और रिमूवल अपने आगे करेंगे डिटेल से कैसे करते हैं। तो अपने आगे स्टार्ट करते हैं कि आपको समझ आएगा कि जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है और ये होता कैसे है। ठीक है। तो अपने पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं अपॉइंटमेंट्स कि कैसे जज लगते हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट्स से पहले अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या? देखिए, अपॉइंटमेंट करता कौन है? जो देश का सुप्रीम लीडर है वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंटमेंट। अब प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी से कर लेते हैं? नहीं करते। प्रेसिडेंट बाउंडेड है एडवाइस मानने के लिए। किसकी एडवाइस मानने के लिए? बताइए आप। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस मानने के लिए बाउंडेड है? वो बाउंडेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
जो मंत्री लोग हैं उनकी एडवाइस मानने के लिए ये लोग प्रेसिडेंट है हमारे वो बाउंडेड है, और प्रेसिडेंट है अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को, मतलब वो निचले लेवल पर गवर्नर करते हैं स्टेट में, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, जो जजेस हैं उनको। ठीक है, अब अपनी मर्जी से नहीं करते हैं किसी को भी, वो एडवाइस करते हैं भी इनको करो, लेकिन उससे पहले भी एक थोड़ी प्रोसेस होती है। देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, आज की डेट में वहां पर 33 जज है। अब 33 जज सभी बराबर नहीं है, 32 जज एक तरफ है, मतलब है सभी एक तरफ ही, 32 जज तो है नॉर्मल, और एक इनमें होता है मेन, इनका चीफ, उन्हें बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्हें बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज के टाइम में ये अपने हैं शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, ये आज के टाइम में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब देखिए सबसे पहले तो जो 32 जज हैं ये कौन होंगे, ये या तो हाई कोर्ट के अंदर अच्छे जज होंगे, वकील होंगे, कोई सीनियर वकील होगा। आमतौर पे देखो ये हाई कोर्ट के जज ही होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा आदमी जो जज हो, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो 10 साल का कम से कम, और जो कोई अच्छा वकील भी हो सकता है, या प्रेसिडेंट की नजर में वो कानून का अच्छा जानकार हो, उसको भी हम जस्टिस बना सकते हैं। ये तो है सुप्रीम कोर्ट में एंट्री। इन 32 में कौन होगा? अब जो चीफ जस्टिस बन रहे हैं, जो चीफ जस्टिस एक बने हैं, वो इन 32 में से एक बनेंगे। जब पहले वाला रिटायर होने वाले होंगे तो उनसे पहले ही इनका नाम आगे आ जाएगा, मतलब उनके रिटायरमेंट वाले दिन ही ये अपनी ओथ लेंगे, मतलब सेलेक्ट उससे पहले ही हो जाएंगे। अब ये कौन होंगे, इसके बारे में बड़ी बहस चलती थी। तो एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, कौन होंगे। तो देखो जैसे ये 32 जज हैं, इनका एक सीनियोरिटी लेवल होगा, 1 नंबर पर ये जज हैं, 2 पर ये हैं, 3 पर ये हैं, 4 पर ये हैं, 5 पर ये हैं, 6 पर ये हैं। सीनियोरिटी लेवल होगा सर्विस के हिसाब से, ये सीनियर है, ये जूनियर है। तो ये तो सबसे पहले बने हुए हैं CJI बन गए हैं, बाकी सभी ऑर्डनरी जज हैं। तो जब ये रिटायर होने वाले होंगे उससे पहले, जब ये रिटायर होने वाले होंगे उससे पहले ही नए जज की नियुक्ति अपॉइंटमेंट के लिए बता दिया जाएगा। तो नए जज, नए न्यायाधीश कौन होंगे? तो एक कन्वेंशन चला आ रहा था काफी टाइम से कि CJI की रिटायर होने के बाद, इसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो सीनियर मोस्ट होंगे, उन्हीं को नया CJI, नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ठीक है, ये एक परंपरा रही है, एक कन्वेंशन रहा है भी 2 नंबर वाले को बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, एक समस्या आ गई। 1973 एक बड़ा फेमस मामला आया था, केशवानंद भारती, आपने सुना होगा, अपने आगे इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो केशवानंद भारती जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उस टाइम गवर्नमेंट थी, जो भी आपको पता होगा, इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट थी, उनकी सरकार थी, वो पावर में थी, तो उनको वो ठीक नहीं लगा। तो जब भी बड़े फैसले आते हैं तो एक जज नहीं लेता, उसके लिए एक बेंच बनती है, कई जजेस का ग्रुप बनता है, इसमें भी बनी थी 13 जजेस की बेंच बनी थी। तो 13 में से 7 जज एक तरफ थे, 6 जज एक तरफ थे, तो 7 वालों की बात मान ली गई। इंदिरा गांधी के पक्ष में इन 6 ने एक तरीके से वर्डिक्ट दिया था। वो 6 जो थे उनमें से एक ये था, एक ये था, सॉरी, वो 6 जो थे
उनमें से एक ये था, और जो 7 थे, इन 7 में से एक ये था, एक ये था और एक ये था, ठीक है ना। तो ये जो 7 थे उनमें एक 2 नंबर पे थे, एक 3 नंबर पे, 4 नंबर थे, ठीक है। तो वैसे नियम क्या होता है, नियम तो क्या है, कन्वेंशन चली आ रही थी कि इनके रिटायर होने के बाद 2 नंबर वाले बनेंगे जज, लेकिन उन्होंने 2 नंबर की जगह इनकी सबकी सीनियरिटी क्रॉस करके इनको जज बना दिया। इनका नाम था A.N. रे, A.N. रे, इनको जज बना दिया। तो सभी ने सोचा ये तो काम गलत है, तो इन सभी ने दे दिया रिजाइन, इस्तीफा दे दिया। तो देखा जाए तो एक टाइप से ये पार्लियामेंट का जुडिशरी में इंटरफेयर हो गया। भाई इन्होंने एक फैसला दिया जो सरकार को पसंद नहीं आया, तो सरकार ने इनको जज ही नहीं बनाया अगला। कितनी गलत बात होगी, इंटरफेयर हो गया ना जुडिशरी में। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी जरूरी है, उसका फियर फ्री होकर काम करना जरूरी है। वो कभी नहीं देखती कोई अमीर है गरीब है, कोई बैकवर्ड है कोई फॉरवर्ड है, कोई बड़ी जाति का है छोटी जाति का है, उसके लिए सभी एक बराबर है, वो सभी को एक ही तराजू में तोलती है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए जज नहीं बना रहे उसको, तो ये क्या है, इंटरफेयर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सीनियर मोस्ट ही होंगे, उन्हीं को नया CJI बनाया जाएगा, और बाकी के जो जज हैं उनको अपॉइंट करने का जो सिस्टम है उसे बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कि आज भी चला आ रहा है। इसमें क्या होता है, मान लो सुप्रीम कोर्ट में अब आज के टाइम में 33 जज हैं, अब एक तो रिटायर हो रहे हैं, तो नए की एंट्री भी चाहिए। अब वो नया कौन होगा, तो इसके अंदर एक पैनल बनता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ही एक पैनल बनता है। वो बताता है कि हाई कोर्ट के या फिर कोई और मेन हाई कोर्ट के होते हैं, ये वकील या ये जज अच्छे हैं, डिजर्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट आना, इनकी सीनियरिटी लेवल ये है, तो इनको फिर ये अपने इनका नाम आगे भेजते हैं, और वो फिर आगे CJI के पास जाते हैं, फिर CJI भेजते हैं आगे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इनको कर देते हैं अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये बात हो गई। अब आगे देखिए क्या है, इस चीज को बोलते हैं कॉलेजियम। यहां तक तो ठीक था, लंबे टाइम से कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा था, लेकिन 2014 में क्या हुआ, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक बिल ले आई। वो बिल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पास भी करवा दिया, और वो एक एक्ट बन गया। वो एक्ट था एक कमीशन बनाने के लिए, जिसका नाम था NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक चुनाव आयोग एक बना दिया गया। ऐसा एक बना दिया क्या कि ये है जो नए जजों को अपॉइंट करेगा। अब ये एक कमेटी थी, एक कमीशन था। अब इस कमीशन में कौन कौन लोग थे, इसमें इसके 6 मेंबर थे। 6 में से जो 2 मेंबर होंगे वो तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो 2 मेंबर हैं वो कोई लीगल एडवाइजर, कोई लॉ एडवाइजर, कोई लॉ मिनिस्टर या लॉ मिनिस्ट्री से कोई लॉ एडवाइजर होंगे, इनको लॉ के बारे में, कानून के बारे में समझो। और जो 2 हैं वो होंगे मिनिस्टर, ऐसे बोल दिया गया। तो मतलब 6 जजों में सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के खुद के तो 2 ही रह गए, बड़ी माइनॉरिटी में रह गए, ये लोग कर रहे हैं। तो एक टाइप से ये देखा जाए तो जुडिशरी में क्या इंटरफेयर नहीं हो गया कि जुडिशरी एक तो अपने जज खुद लगा रही थी इंडिपेंडेंट ही, एक इनके जज लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इंटरफेयर हो गया ना। तो ये था 99th अमेंडमेंट था जो कि 2014 में आया था। तो ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि ये बिल्कुल गलत है, इनवैलिड है, क्योंकि
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट फ्री होगी, इंडिपेंडेंट होगी, इस पर किसी का दबाव नहीं चलेगा। तो ये तो गलत है आपका, तो खत्म कर दिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अब अपने आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है इनको हटाना, रिमूव। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटा सकते। इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए, पार्लियामेंट इनको हटा सकती है। और ये ऐसे ही नहीं हटा सकती। पार्लियामेंट अगर अपने दोनों हाउसेज में, बोथ हाउसेज में, दोनों हाउसेज में इनको हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट लेकर आएंगे उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 होने चाहिए तब के, और वो टोटल के मेजोरिटी में होना चाहिए, यानी 50% प्लस होना चाहिए, वो होती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से पास करके इनको हटा सकते हैं। अब एक बात में, वैसे किसी भी जज के करैक्टर के बारे में, ये वो कैसा है, इसको बाहर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में भी किसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इसको तभी कर सकते हैं जब इसको हटाने की प्रोसेस चल रही है। अब ये कैसे होगी, किसी एक हाउस में आकर कहेंगे कि ऐसे जज हैं तो खराब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, करप्ट हो रहे हैं, तो इनके खिलाफ एक कमेटी बैठेगी जज के खिलाफ, वो चेक करेगी कि ये बात सही है कि नहीं है। मान लो सही पाएगी, ये करप्ट हैं, गलत हो रहे हैं इन्हें, तो इनके खिलाफ भी चलेंगे, ये कार्रवाई चलेगी। इसमें क्या है, डिस्कस करेंगे दोनों सेशन, और दोनों को मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से ये पास करना पड़ेगा कि हटाओ इनको। ऐसा आज तक किसी भी जज को हटाया नहीं गया। लेकिन ये जो इम्पीचमेंट है, ये प्रोसेस एक बार चली थी 1992 में। हमारे जज थे वी रामास्वामी, इनको हटाने के लिए प्रोसेस चली थी, लेकिन तब इनको हटाने के लिए सिर्फ 108 एमपीज ने हाँ की थी, तो ये चीज यहीं पर खत्म हो गई थी, ठीक है। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट, कैसे लगते हैं, कैसे हटाते हैं। अब इनका काम क्या है, इनके काम का एरिया कितना है, कितना इनका क्षेत्राधिकार है, कितना इनका ज्यूरिडिक्शन है, वो अपने आज देखेंगे। उससे पहले अपने थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको वैसे पता ही होगा, अपने पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे शहर में एक छोटा सा कोर्ट होता है, उसके बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। उसके ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके ऊपर हर स्टेट में, लगभग सभी में नहीं, लगभग सभी स्टेट्स में एक कोर्ट होता है, उसको बोलते हैं हाई कोर्ट। और देश में सबसे ऊपर एक ही कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट, उसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ऐसे कोर्ट चले आ रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टम है कोर्ट का। अब अपने देखेंगे, आपको पता ही है क्या कैसे कैसे इनके अंदर मामले आते हैं, अलग अलग मामले आते हैं। छोटे मोटे मामले में आ जाते हैं, कोई बड़ा मामला इसमें है, कुछ मामले ऐसे हैं जो सिर्फ इसमें आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंफ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है किसी इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल से, ग्रुप से या स्टेट से भी कोई डिस्प्यूट है, वो यहां पर उनको सॉल्व करते हैं, ओके। अब अपने आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब ना सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सबसे पावरफुल कोर्ट है ये कुछ भी कर सकता है। ये सरकार को भी कुछ कम करने को कह सकता है, ये भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि मान लो किसी एक कोर्ट में कोई केस चल रहा है, एक हाई कोर्ट में, तो उसको वो दूसरे कोर्ट में भी भिजवा सकते हैं, ठीक है। मान लो राजस्थान वाले हाई कोर्ट में कोई चल रहा है फैसला, कोई वर्डिक्ट होने वाला है, कोई केस चल रहा है, तो इसको वो पंजाब वाले में भी भिजवा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास भी पावर है, वो PIL सुन सकता है, लोगों के बारे में बात कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटर है, प्रोटेक्टर है,
और एक्सप्लेनर है। देखो कई बार ना बात समझ नहीं आती कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसका मतलब क्या है, तो उसको एक्सप्लेन भी करता है ये, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि इनके काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शंस क्या है, अपने वो पढ़ते हैं। आप बात करेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट की। ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखते हैं ये क्या है। इसका मतलब है, देखिए जो भारत का, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल में से कोर्ट्स में से एक माना गया है, क्योंकि इसके पास पावर बहुत है। अमेरिकन के कोर्ट के पास भी इतनी पावर नहीं है, क्योंकि वो जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम है, वहां पर स्टेट मिले हैं, वहां पर स्टेट की अपनी चलती है, अपने कोर्ट की चलती है। सुप्रीम कोर्ट के वहां भी चलती है, लेकिन वहां पर सभी मामलों में नहीं चलती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की देश के हर मामले में चलती है। वो किसी भी मामले पर अपना वर्डिक्ट दे सकता है, फैसला दे सकता है, किसी का कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो अपने इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके ज्यूरिडिक्शन है। तो पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ये क्या है, देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऐसा ज्यूरिडिक्शन जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। ऐसे केस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, वो केस कौन से हैं? जैसे मान लो किसी स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ डिस्प्यूट हो जाए, स्टेट का यूनियन गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट हो जाए, तो ऐसे मामले सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल या यूनियन एजेंसी है उसके बारे में, जैसे यूपीएससी का कोई मामला आ जाए, सीबीआई का कोई मामला आ जाए, एनआईए का कोई मामला आ जाए, ईडी का कोई मामला आ जाए, इनकम टैक्स का कोई मामला आ जाए, ठीक है, या फिर जो बड़े मामले हैं जैसे 2G डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे कुछ मामले आ जाएं जो यूनियन लेवल पर है, केंद्र या सेंट्रल लेवल पर है, जो दिल्ली सरकार के लेवल पर है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। एग्जांपल देते हैं आपको स्टेट और स्टेट का। एक बड़ा फेमस मामला है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। क्या था कि साउथ के अंदर अपने 4-5 स्टेट हैं, एक तो उनमें से यहां पर है कर्नाटका, एक यहां पर है तमिलनाडु, ठीक है। अब यहां से एक नदी जाती है तमिलनाडु के अंदर, नाम है कावेरी। भाई बड़े लंबे टाइम से इनका मामला चल रहा था कि ये इसका पानी कौन यूज करेगा, ज्यादा कौन यूज करेगा। तो इसकी सुनवाई ना तो यहां का हाई कोर्ट करेगा ना यहां का, ये मामला देश का है, ठीक है। इसकी सुनवाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला इनका ज्यूरिडिक्शन क्या है। पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अगला देखते हैं क्या है। अगला है इनका रिट, रिट रिलेटेड ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। देखिए ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की। हमने एक बार फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था कि अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट
खुद भी रिट इशू कर सकता है कि ये काम ऐसे ढंग से नहीं हो रहा, ये काम ऐसे ढंग से करो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कई रिट इशू करने की पावर है। रिट का मतलब है ये कोई कह सकता है कि कोई चीज कैसे चल रही है, कोई चीज कैसे काम करनी चाहिए, कोई सिस्टम कैसे काम करना चाहिए। जैसे अपने एग्जांपल ले रहे हैं सुओ मोटो, हार्बे कॉप्स, को वारंटो, अपने पढ़े थे ना, आर्टिकल 32 में पढ़े थे अपने ये। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। कोई आदमी जेल में है, उसको कोई सुन नहीं रहा, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है सुनो इसकी बात। कोई मान लो एजेंसी ढंग से काम नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है अरे अपना काम ढंग से करो। ये नहीं है भी कोई इसको आगे कहेगा, केस करेगा तभी ये करेगा, अपने आप भी ये कह सकती है, रिट इशू कर सकती है कि आप लोग अपना काम ढंग से करो। हाई कोर्ट कह सकती है कि तेरे पास जो केस है उसको जल्दी सुनवाई कर, उसकी इसको आगे भेज, मेरे पास भेज। कह सकती है कि तेरे पास जो केस चल रहा है उसकी डिटेल मेरे पास भेजो। ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले कोर्ट्स को कह सकता है। ठीक है, ये है रिट। इतनी रिट इशू करने के पास पावर है। देखिए मैं चाह रहा हूं कि ये लेक्चर एक बार में पूरा हो जाए, ये चैप्टर पूरा एक लेक्चर में। अगर आपको लंबा लग रहा है तो आप एक बार पॉज कीजिए और फिर आगे बढ़ सकते हो, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। अगली पावर देखते हैं। अगली पावर इनके पास अपीलेंट जुरिडिक्शन, मतलब अपील करने की जुरिडिक्शन। तो सबसे बड़ा कोर्ट है देश का सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें अपील कर सकते हैं लास्ट। जैसे अपने एक बनाया था, एक वापस बनाना में चार्ट, वो सबसे ऊपर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट, उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके नीचे है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। अब देखिए क्या सिस्टम है। अगर हमें देखो कोई मामला यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, उसके लेवल में डिसाइड करता है वो कितना कैसे लेवल का मामला है, मैटर है। अगर मान लो इसके किसी वर्डिक्ट से हम संतुष्ट नहीं है तो हम जा सकते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के किसी मामले से हम संतुष्ट नहीं है, वो डेथ पेनल्टी मिल गई है, हमें लगता है कि कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, ऐसे कुछ ढंग से नहीं हुआ, इसका रिव्यू होना चाहिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो देश में किसी भी जगह अपने संतुष्ट नहीं है तो अपने लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही इसकी अपीलेंट जुरिडिक्शन है। हर फैसले के ऊपर अपना फैसला दे सकता है कि ये जो नीचे वाले कोर्ट ने फैसला दिया है ये सही है या नहीं है, इस पर विचार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इस पर अपील कर सकते हैं छोटे कोर्ट से। अगर कोई वर्डिक्ट आ गया है नीचे वाले कोर्ट से तो उसके ऊपर अपने जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। यही है इसका अपीलेंट जुरिडिक्शन। ठीक है, अगला देखिए, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट है देश में सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा कोर्ट है। तो कॉमन सी बात है इसके अंदर जो जज होंगे, जो लोग बैठे हैं वो बड़े ही इंटेलेक्चुअल होंगे, बड़े ही इंटेलिजेंट बौद्धिक होंगे, उनको कानून का, लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी गहरी समझ होगी। अब इसकी इन समझ का इस्तेमाल भी करना सकते हैं। तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, देश के जो प्रेसिडेंट हैं, एक तरफ है सीजेआई बोल दो या बोल दो सुप्रीम कोर्ट, तो देश के जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस ले सकते हैं। वैसे इसका उल्टा भी है, वाइस वर्सा भी है।
सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी मसले पर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है। अब ये इनकी मर्जी है एडवाइस माने या ना माने। प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी कि इस मसले पर क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी भी ऐसे होना चाहिए, प्रेसिडेंट माने या ना माने इनकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एडवाइस मांगी भी क्या करें, ये एडवाइस दे ना दे इनकी मर्जी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में कौन, इनके सीजीआई। ठीक है, वैसे पैनल बनता है, बेंच बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है। ऐसा कभी हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। एक फेमस मामला जो आपको पता भी होगा वो बताते हैं आपको। अभी भी राम मंदिर बना है, उसके रिलेटेड ही है। 1992 में और उससे पहले भी ये मामला चला आ रहा था कि ये वहां पर अयोध्या में मंदिर माने या मस्जिद माने। तो 1992 में जब मस्जिद कोलैप्स हो गई, लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया, तोड़ दिया, तो उसके बाद क्या है, वहां पर पैरामिलिट्री, वहां पर लोकल पुलिस आ गई है। वहां पर जो सरकार के ऊपर दबाव, प्रेशर बढ़ गया है कि इसको जल्दी से सॉल्व करो। तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो हमारी, उसका काम क्या है, उसका काम है प्रेसिडेंट को एडवाइस देना, और वो एडवाइस इनको माननी पड़ेगी। कोई काम कहना, काम इनको मानना पड़ेगा। इधर है हमारे सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि जो बाबरी, ये जो वो जगह है अयोध्या में, वो बाबरी मंदिर है, वो बाबरी मस्जिद है या नाम मंदिर है? मस्जिद है, मंदिर है, दोनों में से क्या है, क्या लगता है आपको? एडवाइस मांग ली इसके, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, हमें नहीं पता। तो मतलब ये एडवाइस देने के लिए बाउंडेड नहीं है। इस टाइप से ये काम करता है। ठीक है, ये होगी इसकी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। इस टाइप से इतने काम है, इतनी ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ऐसे काम करते हैं। आगे अपने देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है। सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है कि देश के हर सिंगल पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, लॉ के हिसाब से ट्रीट किया जाए। ये इंश्योर करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। अब मान लो किसी आदमी के साथ जबरदस्ती हो रही है, कोई पर्सन है, उसको उसके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो कॉमन सी बात है कि राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो कई बार वो नहीं जा पाता, उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसके पास इतनी चीजें नहीं है, इतने संसाधन नहीं है, इतने उसके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो जा सके, अपना केस लड़ सके। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती है जो साफ साफ दिख रही है कि गलत है। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट सीधा देख सकता है कि बताओ ये क्या हो रहा है। मान लो किसी जगह दंगे हो गए हैं, किसी जगह राइट्स हो गए हैं, तो सरकार का काम है कि उसको कंट्रोल करे, वहां पर पुलिस भेजकर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। मान लो सरकार ये काम नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को पता है ना कि गलत हो रहा है, किसी ना किसी की राइट ऑफ लाइफ को खत्म किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद जाके कहेगा अरे भाई क्या कर रहे हो, पुलिस भेजो। वो दिखा अपने अखबार में आती है, पेपर में, कोर्ट ने लगाई डीजीपी को लताड़, ऐसा काम करो। कोर्ट ने कलेक्टर को लताड़ा, एसपी को लताड़ा। इसका मतलब क्या होता है? वो कहता है कि आप अपना काम ढंग से करो, मतलब जो वॉयलेशन हो रहा है उसको ठीक करो राइट्स का, ये बात कह सकता है। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, कुछ और लोग भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आता है PIL। PIL का मतलब क्या होता है? पब्लिक
इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। मान लो कोई आदमी है, उसके किसी राइट्स का वायलेशन हो रहा है या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जा रहा और ये खुद कोर्ट नहीं जा रहा है, तो कोई और पर्सन, कोई और इंडिविजुअल, कोई और एनजीओ, कोई और ग्रुप भी इसके राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में पास जा सकता है कि यार इसका, सुप्रीम कोर्ट जी इसका ये वायलेशन हो रहा है, इसको ठीक करवाओ। अगर वो नहीं जा सकता, कोई और भी जा सकता है। ये नहीं कि इसका केस है, इसको तो कोई मतलब नहीं है, तुम क्यों उड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। कोई और भी इंसाफ इनको दिला सकता है। ये है PIL। जैसे मान लो एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो रहा है, कोई एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी को, उस एग्जाम को रेगुलेट करने वाला, उसकी रेगुलेटर एजेंसी है जो, कोई वो बोर्ड हो सकता है, कोई कमीशन हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो उसको ठीक नहीं कर रही है, उसको फिक्स नहीं कर रही है। तो कोई आदमी, कोई भी पर्सन इसकी शिकायत कोर्ट में कर सकता है। वो कोर्ट हाई कोर्ट भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि उस आदमी ने वो एग्जाम दिया हो। ये जो मैटर है वो पब्लिक इंटरेस्ट का है, आम जनता का है, तो कोई भी इसकी आवाज उठा सकता है। ये है PIL। ठीक है, आगे अपने देखते हैं कि पार्लियामेंट के साथ इसका क्या लेना देना है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब ठीक है, जुडिक्शन इनका आ गया। अब देखते हैं पार्लियामेंट के साथ जुडिशरी सिस्टम का क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्या इसमें हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो लंबी है तो इसको 2 पार्ट में देख लेना, बाकी खत्म होने वाला तो। देखिए क्या है, पार्लियामेंट कानून बना लेती है। और देखो जुडिशरी का काम क्या है, कोर्ट का काम क्या है कि जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, इस चीज को वो इंश्योर करती है। कौन? हमारी जुडिशरी। और पार्लियामेंट का काम क्या है? नए लॉ बनाना, नए रूल बनाना, अमेंडमेंट करना। ठीक है, तो कई बार इन दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसके लिए अपने थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके लिए 3 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, एक है आर्टिकल 12, एक है आर्टिकल 32, एक है आर्टिकल 368। 3 आर्टिकल्स हैं। इनमें से एक आपने देखा होगा, रेमेडीज वाला आर्टिकल है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 12 का मतलब है कि स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कोई भी लॉ, रूल, एक्ट नहीं बनाएगी जिसमें किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। और ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि जो लेजिस्लेचर है वो जरूरत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। ये 3 है। अब यहीं पर डिस्प्यूट चालू होता है, यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। क्या कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है? अब जैसे कि आपको पता है, एग्जांपल लेते हैं, आर्टिकल 31 क्या था? ये था राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो सारे राइट्स अपने पढ़े थे,
हमने देखा था कि जो सभी राइट्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं। कैसे राइट्स हैं सर? ये फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी सरकार भी ये हमसे नहीं छीन सकती। लेकिन आज के टाइम में आर्टिकल 31 नहीं है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, जो कि एक फंडामेंटल राइट था। पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि ऐसा काम ना हो, तो यहां पर दोनों का अमेंड ये हो जाता है, दोनों का कंफ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि सरकार बोल रही है कि हम कोई लॉ रूल एक्ट नहीं बना रहे हैं, हमने तो अमेंडमेंट किया है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी बुक में एक केस दिया गया है जिसने सारी बातों को पलट दिया। आपने देखा होगा, केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब ये क्या है, इस मामले में मोटा मोटा क्या निष्कर्ष सामने है अपने उसके बारे में देखेंगे। तो हुआ क्या था, हुआ यूं था कि केशवानंद भारती नाम के एक मानस थे केरल में, उनका एक मठ था। सरकार ने कह दिया कि इसकी जो मैनेजमेंट की जो सारी चीज है वो हम लेंगे, तो एक टाइप से इनके पास जो राइट था वो उनसे छीन ली गई, तो वो कोर्ट चले गए। लैंड रिफॉर्म के राइट्स थे। इसमें सरकार ने पहले एक चीज लिख दी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल है, देखो पहले संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, 9वां बाद में जोड़ा गया। इसमें सरकार ने कह दिया था कि जो चीज इसके अंदर डाल देंगे 9th शेड्यूल में, उसका कोर्ट है जो वो रिव्यू नहीं कर सकती, उसको देख नहीं सकती, उसमें कोई जजमेंट नहीं ले सकती। तो केशवानंद भारती के मामले के बाद ये चीज क्लियर हुई कि देश में अगर कुछ भी है, हर चीज को सुप्रीम कोर्ट अपनी कसौटी पर परख सकती है, इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, कुछ भी बार नहीं है। 9th शेड्यूल भी इसके बाहर नहीं है, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है लेकिन कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से पता चला कि जो देश का जो देश की जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए जो कोर्ट है उसके पास ये पावर होना जरूरी है कि देश में कुछ भी, देश के अंदर कुछ भी संविधान से परे नहीं है, इसके लिमिट के बाहर नहीं है। ठीक है, इसकी रेंज के बाहर नहीं है, और ये इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंटली काम करना जरूरी है। और ये था अपना आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, आप इसको 2 पार्ट में देखिए। एक पार्ट में समझाना जरूरी था, नेक्स्ट चैप्टर में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जुडिशरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें भी अपने अधिकारों को जानना चाहिए, समझना चाहिए हमारे अधिकार क्या हैं, हमें उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर कहीं हमारे अधिकार दब रहे हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। चुप बैठने का मतलब है कि हम सामने वाले को हम पर जुल्म करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। एक शायर याद आ रहा है मुझे, जाते जाते बोल लेते हैं, कई दिनों के बोला नहीं है। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।